Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we will be covering unit 4 of our class 12th history. So हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन और जेनिज़्म के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे बुद्धिज़्म के बारे में कि कैसे बुद्धिज़्म फ्लरिश हुआ, और फिर आगे चल के हम जो न्यू टाइप्स ऑफ टेम्पल्स और न्यू सेक्ट्स जैसे वैष्णविज़्म और शैविज़्म इमर्ज हो रहे थे, हम उसके बारे में भी पढ़ें। सो बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड करा था गौतम बुद्धा ने, जिनका रियल नेम था सिद्धार्थ, और वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर जो है वो किंग थे, वो साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। सो जब उनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे एक प्रोफेसी हुई थी। एक सेज आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि बड़े होकर जो सिद्धार्थ हैं वो या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस राजा बनेंगे, या फिर वो बड़े होकर एक मोंक बन जाएंगे और सब चीज़ों को, मटीरियलिस्ट चीज़ों को छोड़ देंगे। तो इस चीज़ से जो है सिद्धार्थ के फादर डर गए थे, और उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो कभी भी अपने बेटे को एक मोंक नहीं बनने देंगे। तो इन्होंने डिसाइड करा कि अपने बेटे को वो जो भी दुख हैं, जो भी सोरोज़ हैं ऑफ वर्ल्ड, उससे इंट्रोड्यूस कभी नहीं होने देंगे। तो उन्होंने सिद्धार्थ को हमेशा ही राजमहल के अंदर ही रखा, वो कभी बाहर नहीं गए। तो उनको कभी नहीं पता चला कि दुख एक्चुअली होता क्या है, डेथ क्या होती है। उनकी नज़रों में सिर्फ था कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं और ज़िंदगी यही है। लेकिन जब सिद्धार्थ बड़े हो गए और उनकी इनफैक्ट शादी भी हो गई, तो वो एक बार अपने एक चैटर के साथ वो महल से बाहर निकले और अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। तो उन्होंने चार चीज़ें देखी जिसको देखकर उनका मन एकदम से बदल गया, और उनको रियलाइजेशन हुई कि वर्ल्ड में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही नहीं होती, वर्ल्ड में सफरिंग भी होती है, दुख भी होती है। अब ये चार चीज़ें क्या थी? उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड मैन और एक मेंडिकेंट। तो उन्होंने देखा ओल्ड मैन कि उनको पता चला कि टाइम के साथ साथ हम ओल्ड होते हैं, हम बुज़ुर्ग होते हैं, फिर हम बीमार होते हैं, और एंड में जाके हम लोग मर जाते हैं। तो ये सारी सफरिंग है। फिर उन्होंने देखा एक मेंडिकेंट को। मेंडिकेंट मतलब एक भिखारी जो भिक्षा मांग के ही अपना गुजारा करता है, और उन्होंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने देखा कि अगर हमें इन सब सफरिंग से बाहर निकलना है तो हमें सारी मटीरियलिस्ट चीज़ों को छोड़ना होगा, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि मैं सत्य की खोज करूँगा। ही वॉन्टेड टू फाइंड द ट्रुथ ऑफ वर्ल्ड। सो इसलिए एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया और उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी अपनी शुरू कर दी। वो ट्रुथ जानना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि उन्होंने कड़ी तपस्या करी कि उनको इससे एनलाइटनमेंट मिल जाए, उन्हें सत्य की प्राप्ति हो जाए कि सच आखिरकार क्या है। फिर काफ़ी सालों बाद उन्होंने मेडिटेशन करने के बाद उन्हें फाइनली जाके एनलाइटनमेंट मिल जाता है। एनलाइटनमेंट मतलब उन्हें सत्य की खोज हो जाती है कि रियलिटी क्या है वर्ल्ड की। सो उनको एनलाइटनमेंट मिलता है जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं एक बोधि ट्री के नीचे। बोध गया एक जगह है वहाँ पर। तो इसलिए अब उनको बुलाने लगे बुद्धा, द एनलाइटन वन। अब हम देखते हैं कि बुद्धास की टीचिंग क्या क्या है। सबसे पहले वो दुख के बारे में बताते हैं, जो कि है सफ़रिंग। वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी सफ़रिंग्स है, जैसे कि इलनेस, ओल्ड एज, डेथ, ये सारी सफ़रिंग है। और जो कॉज है सफ़रिंग का वो क्या है? वो है डिज़ायर, कि हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी डिज़ायर्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, और यही मेन रूट कॉज है हमारी सफ़रिंग्स का। हम जो लोग हैं वो हमेशा ही चाहते हैं वेल्थ, पावर, प्लेजर, और इन सब चीज़ों की वजह से ही हमें सफ़रिंग होती है। वो कहते हैं कि डिज़ायर्स से सिर्फ सफ़रिंग ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। फिर वो बात करते हैं निब्बना के बारे में, निर्वाणा के बारे में।
जैसे कि उन्होंने खुद एनलाइटनमेंट गेन करी और वो खुद एनलाइटेंड हुए, इसी चीज़ को हम कहते हैं निर्वाणा। कि जब हमें पता चल जाए कि ये सारी मटीरियलिस्ट चीज़ें हमारे जीवन में किसी काम की नहीं है, तभी हमें निम्बना की प्राप्ति होगी। सो जब हमारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएगी, तभी हमारी सफरिंग्स ख़त्म होगी और हम इस रीबर्थ के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। निम्बना से ही हमें अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें ज्ञान आएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। ये सारा मटीरियलिस्ट वर्ल्ड जो है वो सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है कि हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, और तभी हम रीबर्थ के साइकिल से बाहर आ सकते हैं। अब वो बात करते हैं मिडल पाथ के बारे में। तो मिडल पाथ क्या है? सो बुद्धा ने बात करी है एक ऐसे रास्ते के बारे में जिसको फॉलो करके हम एनलाइटनमेंट गेन कर सकते हैं, या जिससे हमें नॉलेज गेन हो सकती है और हम सफरिंग के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। तो बुद्धा ने रिजेक्ट करा है लग्जरी को और एक्सट्रीम एसेटिज्म को भी। सो वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपना जीवन एक मॉन्क की तरह जिएं, या फिर आप सब चीज़ों को ही छोड़ दें। और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा ध्यान सिर्फ लग्जरी पर ही करें, आप वेल्थ एक्यूमुलेट करें और अपने प्लेजर्स को ही सीख करते रहें। तो वो एक मिडल पाथ की बात कर रहे हैं, जो कि इन दोनों चीज़ों के बीच में है। वो ना ही बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही ज़्यादा कड़ी तपस्या के बारे में है, और ना ही वो एकदम मटीरियलिस्ट होने के बारे में है। सो वो कहते हैं कि इस मॉडरेशन को फॉलो करके आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में हम देखते हैं, जैसा कि है अनेका। सो इसका मतलब है नथिंग इज़ परमानेंट। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब चीज़ें चेंज होती रहती है। फिर है अन्यथा, जिसका मतलब है नो परमानेंट सोल एग्जिस्ट। कि जो हमारी सोल है कभी भी परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, हर चीज़ चेंज होती रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट संघ के बारे में। तो संघ है कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। संघ में जो बुद्धिस्ट नन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो साथ में रहते हैं, और इसी को हम संघ बोलते हैं। ये उनकी कम्युनिटी है। अब इसके रूल्स क्या है? अगर आपको एक मॉन्क या नन बनना है, तो आपको अपनी लाइफ जो है सिंपली जीनी होगी, आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, आप प्लेजर्स को सीख नहीं कर सकते, और आपके पास पोजेशंस हो सकती है लेकिन वो काफ़ी कम पोजेशंस होगी, जिससे कि आप फुल्ली वर्ल्ड से डिटैच भी नहीं होंगे, लेकिन आप सिर्फ मटीरियलिस्ट चीज़ों के पीछे ही नहीं भागेंगे। जैसा कि हमने देखा जैनिज़्म में, वहाँ पे पोजेशंस रखने को ही गलत बताया गया है कि अगर आपको मटीरियलिस्ट चीज़ों को पूरी तरीके से छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे हम बुद्धिज़्म में बात कर रहे हैं मिडिल पाथ के बारे में, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आप पोजेशंस रख सकते हो, लेकिन वो पोजेशंस कम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वुमेन का संघ में क्या रोल था। क्या वुमेन नन्स बन सकती थी बुद्धिज़्म में या नहीं? जैसा कि अर्लियर ट्रेडिशन में, वैदिक ट्रेडिशन में, वुमेन के जो रोल है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे। उनके पास वेदास को पढ़ने की भी वो वेदास को भी नहीं पढ़ सकती थी। लेकिन बुद्धिज़्म में देखते हैं हम कि वुमेन का रोल कैसा है। तो इनिशियली तो बुद्धा ने मना करा कि हमें वुमेन को अलाउड नहीं करना चाहिए नन बनने के लिए, लेकिन बाद में जाके जब उनको परसुएड करा उनके एक फेवरेट स्टूडेंट ने जो थे आनंदा, तो उन्होंने एडमिट कर दिया कि चलो ठीक है, अब वुमेन भी नन्स बन सकती हैं इन बुद्धिज़्म। तो जो पहली वुमेन नन बनी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और वो बुद्ध की फोस्टर मदर थी, मतलब उन्होंने उनको पाला पोसा था बचपन में। और जो बुद्धिस्ट नन थी उनको हम थेरीज बोलते थे। अब थेरी गाथा क्या है? तो ये है कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय बुद्धिस्ट नन। जो भी पोएम्स इन्होंने कंपोज करी उसको हम थेरी गाथा बोलते हैं। अब जो थेरी गाथा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है
बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए, बुद्धिज़्म की हिस्ट्री जानने के लिए, क्योंकि ये हमें बताता है वीमेन के एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी डेली लाइफ्स के बारे में और रिलीजियस एस्पिरेशंस के बारे में। और इसी के साथ में जो बुद्धिस्ट नन थी वो एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी था कि आप फीमेल, आप एक वुमेन हो और आप के पास इतनी ऑटोनॉमी है कि आप अपनी इच्छा से कुछ चीज़ फॉलो कर सकते हो। और जो नन्स हैं वो जगह जगह ट्रैवल करती थी और वो टीचिंग स्प्रेड करती थी, जिससे हमारा बुद्धिज़्म और भी ज़्यादा स्प्रेड हुआ और एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं इसने अपना रोल निभाया। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर में आता है कि बुद्धिज़्म के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें, रिटन मटेरियल हमें मिला हुआ है जिससे हमें पता चलता है बुद्धिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी लिटरेचर है ये बुद्ध के टाइम पर नहीं लिखा गया, क्योंकि जब ये टीचिंग स्प्रेड हो रही है बुद्धिज़्म के बारे में उस टाइम पर तो ये ओरली ही ट्रांसमिट हो रही है। बुद्ध अपनी टीचिंग ओरली ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध की डेथ के बाद या फिर उनके निम्बना के बाद, जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था, उसके काफ़ी सालों बाद, इवन 100 और 200 ईयर्स अगो, 100 और 200 ईयर्स लेटर जाके जो हमारे ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं इनको कंपोज करा गया उनके फॉलोवर्स के द्वारा। सो इसमें त्रिपिटका के नाम से हम जानते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर को, जिसका मतलब है थ्री बास्केट्स। तो इसमें थ्री मेन लिटरेचर है। विनय पिटका या जिसमें लिखा गया है ये रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में, सुत पिटका जिसमें है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और अभिधम्म पिटका जिसमें है फिलोसफिकल डिस्कशंस के बारे में बात करी गई है। अब बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ भाई, क्यों हमारा वैदिक रिलीजन जो है वो थोड़ा यहाँ पे जाके लोग इससे दूर हट रहे हैं, और क्यों बुद्धिज़्म की तरफ या जैनिज़्म की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इसका रीज़न है सबसे पहला सिंप्लिसिटी, कि जो टीचिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा है इक्वलिटी, ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है, क्योंकि वैदिक रिलीजन में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को, काफ़ी सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया था, लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं था। यहाँ पे कास्ट सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। सब लोग इक्वल हैं और सब लोग बुद्धिज़्म फॉलो कर सकते हैं, ये सब के लिए एक बराबर ही रहेगा। साथ में लोकल लैंग्वेज, तो जो वैदिक रिलीजन की सारी टीचिंग्स थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, और संस्कृत उस टाइम पे एलीट लैंग्वेज थी, जैसा कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं इंग्लिश भी है। सो अगर आप एलीट लैंग्वेज में कुछ भी कर रहे हो तो एक लिमिटेड ग्रुप तक ही चीज़ें पहुंच पाएगी, मासेस तक वो चीज़ें नहीं पहुंचेगी। अगर हमें मासेस तक पहुंचना है तो हमें टीचिंग्स को लोकल लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा, जो फॉलो करा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। तो ज़्यादातर जो टीचिंग्स थी बुद्धिज़्म की वो पाली लैंग्वेज में ही स्प्रेड हुई। इसी के साथ में उन्हें मर्चेंट्स का सपोर्ट मिला, क्योंकि मर्चेंट्स को भी बुद्धिस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब मर्चेंट्स क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मर्चेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं वैश्य वर्णा से। अब वैश्यों को भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वर्ण सिस्टम में नहीं दी गई है, क्योंकि वैश्य या मर्चेंट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें उनको संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है, उन पे इजीली भरोसा नहीं किया जाता। तो इसीलिए मर्चेंट्स को भी वैदिक रिलीजन से ज़्यादा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे रिलीजन अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए ये अपना सपोर्ट भी इनको प्रोवाइड करते हैं। साथ में ही इन्हें बहुत ज़्यादा रॉयल पैट्रोनेज मिल रही है, किंग्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अशोका हमने देखा कि इन्होंने आगे चल के कितना ज़्यादा बुद्धिज़्म को स्प्रेड करा। अब हम देखते हैं स्तूपास के बारे में। स्तूपास के जैसे कि हमारा टेम्पल्स होते हैं हिंदुज़म में, जहाँ पे रिलीजियस साइट होती है, जो हमारी वहाँ पे जाके हम पूजा वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही जो स्तूपास हैं वो हैं रिलीजियस साइट्स हैं
बुद्धिज़्म के अंदर। ये पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, यहाँ पे जैसे तीर्थ यात्रा करने के लिए बुद्धिस्ट लोग आते हैं। अब इसमें क्या है, रेलिक्स ऑफ बुद्ध। रेलिक्स मतलब उनके जो सामान थे, बुद्ध के सामान जो वो पहले यूज़ किया करते थे, या फिर जो सामान उनका बचा हुआ है, या कुछ भी उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट या उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़, उसको यहाँ पे दबाया गया है। साथ में ही ये ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट माने जाते हैं। जो वर्ड स्तूप है उसका मतलब है माउंट, जैसा कि आप ये देखते हो माउंट। और ये इनिशियली जो है बरियल माउंट्स होते थे, कि यहाँ पे इसके नीचे कुछ दबाया जाता था, इसके नीचे कुछ बरी करा जाता था। लेकिन बाद में जाके सेक्रेट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बन गए, जैसे कि आज के टाइम पे हम देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि अब बाद में जाके कितना ज़्यादा इलेबोरेट होने लगा। ये है सांची स्तूपा। ये गेटवे कितना ज़्यादा इलेबोरेट है, स्कल्पचर्स इस पर कितने ज़्यादा अच्छे से बनाए गए हैं। और आगे चल के जैसे जैसे रॉयल पैट्रोनेज इन्हें मिली और मर्चेंट्स का सपोर्ट भी आया, ऐसे ऐसे करके जो स्तूपास हैं वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट और अच्छे बनने लगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा के बारे में। ये स्तूपा का स्ट्रक्चर है। ये है डोम, जिसको बोलते हैं अंडा। फिर ये है हमारी हर्मिका। ऊपर जो पिलर, सेंट्रल पिलर है, इसको बोलते हैं यष्टि। एंड ये है रेलिंग, जिसको बोलते हैं वेदिका। और यहाँ पे सब लिखा हुआ है, जैसे कि अंडा जिसको बोलते हैं ये हमारा लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स को। हर्मिका जो कि है स्क्वायर रेलिंग टॉप पर, ये रिप्रेजेंट कर रही है हेवनली रेल्म को। यष्टि जो ये पिलर है, सेंट्रल पिलर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है हेवन और अर्थ को। फिर साथ में ये छतरी के बारे में बात करी गई है, जो कि इसके ऊपर थोड़ा ऐसे बनी रहती है, इस पिक्चर में नहीं दी गई है। ये रिप्रेजेंट, ये एक सिंबल ऑफ ऑनर है, और ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। साथ में ही तोरना जो कि है डेकोरेटेड गेटवे, और वेदिका जो है स्टोन रोलिंग अराउंड दी स्तूपा। तो ये है वेदिका। अब इसी के साथ में ही प्रदक्षिणा भी होती है, मतलब डिवोटीज जो है, जो भी बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं, वो इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इसके चक्कर काटते हैं क्लॉकवाइज। अब हम देखते हैं सांची स्तूपा के बारे में। तो सांची स्तूपा जो है वो भोपाल के पास मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो सांची में लोकेटेड है। इस जगह का नाम है सांची। ओरिजिनली इसको अशोका ने बनवाया था इन 3rd सेंचुरी BCE, और ये फेमस है अपनी ब्यूटीफुल गेटवेज के बारे में, जिसको तोरोनाज भी बोला जाता है, जैसे कि हमने अभी पीछे इमेज में देखा। और ये काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है कार्विंग से, जो दिखा रही है हमें बुद्ध और जतका स्टोरीज, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये इमेज है गेटवे की, कि यहाँ पे कैसे सारी चीज़ें दिखाई गई। जैसे यहाँ पे स्तूपा दिखाया गया है, यहाँ पे लोगों को दिखाया गया है, और ये जतका स्टोरीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, सांची ग्रेजुअली अबेंडेंड, सांची स्तूपा अबेंडेंड हो गया, इसको छोड़ दिया गया, और डेंस फॉरेस्ट ने इसको कवर कर लिया। लेकिन बाद में जाके एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, हेनरी टेलर, इन्होंने इसको रीडिस्कवर करा इन 1818। तो इस टाइम पर जो भोपाल के रूलर्स थे, सुल्तान जहान बेगम और उनकी डॉटर शाहजहां बेगम, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा प्रिजर्व करने के लिए सांची स्तूपा को। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी कंजर्वेशन में। नहीं तो इसकी जो सब चीज़ें हम आज देख पा रहे हैं, सांची स्तूपा को हम इतना अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं, और इससे इतनी हमें हेल्प हुई है बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए, वो पॉसिबल नहीं होता। इन्होंने काफ़ी सारी डोनेशन करी आर्कियोलॉजिकल वर्क के लिए, और इन्होंने कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा मदद करी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को, या फिर बाहर की वेस्टर्न जो भी कंट्रीज से लोग आते थे, उनको अगर कुछ भी इलेबोरेट या कुछ भी अच्छी चीज़ दिखती थी, तो वो सोचते थे कि हमें ना इसको यहाँ से ले जाके अपने म्यूज़ियम में रखना चाहिए, अपने गार्डन में रखना चाहिए,
वहाँ पे ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही जो लॉर्ड कर्जन थे वो चाहते थे कि जो सांची स्तूपा का गेटवे है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व था, तो वो चाहते थे कि इस गेटवे को वो अपने साथ इंग्लैंड लेके जाएं और वहाँ पे म्यूज़ियम में शोकेस करें। लेकिन जॉन मार्शल जो एएसआई के गवर एएसआई के डायरेक्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ है उसको अपने हिस्टोरिकल प्लेस पर ही रखना चाहिए, तभी जाकर हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, तभी जाकर उसकी जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर सांची स्तूपा को यहाँ से हम सांची स्तूपा के गेटवे को अगर हम यहाँ से ले जाएंगे तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने इस गेटवे को बचा लिया और इसके बदले में एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का गेटवे जो है वो लॉर्ड कर्जन को दे दिया कि आप इस डुप्लीकेट को वहाँ ले जाके शोकेस कर सकते हो। अब इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं कुछ जो हमें बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस हुई थी इस सांची स्तूपा को बिल्ड करने के लिए। और वो डोनेशंस करी थी किंग्स ने, मर्चेंट्स ने, गिल्ड्स ने, विमेन, मॉन्क्स और नन्स ने भी। इससे हमें दिखता है कि वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था लोगों का स्तूपा को बिल्ड करने के लिए। अब हम देखते हैं अमरावती स्तूपा के बारे में। तो जैसा सांची स्तूपा था ऐसे ही अमरावती स्तूपा है। ये डिस्कवर करा था 1796 में। लेकिन जैसा हम इसमें देख सकते हैं सांची स्तूपा की कंडीशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये स्तूपा तो एकदम ही बेकार कंडीशन में है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे जो स्कल्पचर थे वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए, वो किसी म्यूज़ियम में लगा दिए गए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको लेके चले गए, क्योंकि उनको वो प्लीज़ कर रहे थे। और काफ़ी सारे जो स्कल्पचर्स हैं वो मद्रास, कोलकाता और लंदन भी चले गए, और इसीलिए जो ओरिजिनल मॉन्यूमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास भोपाल में तो सांची में हमारे पास रूलर्स थे, सुल्तान जहान एंड शाहजहां बेगम। उन्होंने उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत अपने एफर्ट्स लगाए, और हमारे साथ जॉन मार्शल भी थे उस टाइम पीरियड पे। लेकिन इस टाइम पीरियड पर हमारे पास ऐसे ना ही रूलर्स थे और ना ही किसी ने इंटरेस्ट दिखाया कि इस स्तूपा को प्रिजर्व कर लिया जाए। इसीलिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ से मिल सकती थी वो लॉस्ट हो गई। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के बारे में। तो अर्ली आर्टिस्ट जो थे वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाते थे, डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते थे बुद्धा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एम्प्टी थ्रोन का यूज़ होता था दिखाने के लिए कि यहाँ पर बुद्धा मेडिटेशन कर रहे हैं। व्हील का यूज़ होता था दिखाने के लिए उनका फर्स्ट सरमन जो उन्होंने बनारस में दिया था। इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, कि अब उन्होंने एनलाइटन हो गए हैं और उन्होंने अपना पहला सरमन दिया है, मतलब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। साथ ही स्तूपा रिप्रेजेंट करता है महापरिनिम्बना, मतलब अब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है, अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ट्री है, ये कुछ रिप्रेजेंट करता है। एम्प्टी सीट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। फुटप्रिंट्स यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डायरेक्टली बुद्ध की जो इमेज है वो पहले नहीं बनाई जा रही है। अब हम कुछ पॉपुलर ट्रेडिशन और के स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि है शलाभंजिका। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं ये एक वुमेन है जो ट्री को टच कर रही है। ये ट्री है और ये वुमेन इसको टच कर रही है। और ऐसा बिलीव करा जाता है कि ये प्रोस्पेरिटी और फर्टिलिटी का सिंबल है। इनसे प्रोस्पेरिटी और फर्टिलिटी आती है। और ये दिखाता है कि कैसे लोकल ट्रेडिशन को भी बुद्धिज़्म ने इन्फ्लुएंस करा, क्योंकि ओरिजिनली तो बुद्धिज़्म में शलाभंजिका के बारे में कुछ भी बात नहीं करी गई है। तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि जगह जगह पर लोकल ट्रेडिशन जो है वो अलग अलग हो, और बुद्धिज़्म जब वहाँ पे आया तो लोकल ट्रेडिशन भी उससे इन्फ्लुएंस हुए हो, और इसी का एक रिज़ल्ट है शलाभंजिका। अब हम एनिमल्स भी देखते हैं कि सांची में काफ़ी सारे एनिमल्स को भी दिखाया गया, जैसे कि एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकी, कैटल्स। और ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ह्यूमन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, विजडम, एनर्जी। अब हम देखते हैं अजंता पेंटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे अजंता पेंटिंग्स ये रही। अजंता पेंटिंग्स क्या डिपिक्ट कर रही है? जतका स्टोरीज़,
गोट लाइफ, फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस। अब आर्टिस्ट ने शेडिंग यूज़ करी है ताकि वो एक 3D इफेक्ट दिखा सके। इन जतका स्टोरीज से भी हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है बुद्धिज़्म के बारे में। वही अजंता पेंटिंग्स हमें बताती है कि उस टाइम पर भी जो क्राफ्ट है वो कितना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि कितनी इलेबोरेटली सारी पेंटिंग्स बनाई गई है। अब हम देखते हैं महायाना बुद्धिज़्म के बारे में। आगे चल के जो बुद्धिज़्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हीनयान बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म। तो जो पहले क्या होता था कि बुद्धा को देखा जाता था एक टीचर के बारे में, और वो हमें हेल्प करेंगे ताकि हम लोग भी नॉलेज गेन कर सकें और इस डेथ और रीबर्थ के साइकिल से हम बाहर निकल सके। लेकिन अब जो है बुद्धा को एक सेवियर के रूप में देखा जाने लगा, उनको एक भगवान की तरह ट्रीट करे जाने लगा। और जो अब न्यू बुद्धिज़्म आ गया है जहाँ पे बुद्ध को एक सेवियर दिखाया जा रहा है, उसको बोलने लगे महायान बुद्धिज़्म। और जो पुराना बुद्धिज़्म था जहाँ पे बुद्ध की टीचिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसको बोलने लगे हीनयान बुद्धिज़्म। अब बोधिसत्वा क्या है? तो ये है कंपैशनेट बीइंग्स जो अपना निर्वाण पोस्टपोन कर देते हैं ताकि वो हेल्प कर सके दूसरों को अचीव करने में सैल्वेशन, ताकि वो दूसरों की भी हेल्प कर सके, ताकि वो नॉलेज गेन कर सके, इस वर्ल्ड के बारे में वो जान सके, वो भी इस मटीरियलिस्ट वर्ल्ड से हट के चीज़ें जान सके। उनको बोलते हैं बोधिसत्वास। अब हम देखते हैं वैष्णविज्म और शैविज्म के बारे में कि ये किस तरह ग्रो कर रहे थे। तो वैष्णविज्म ये विष्णु की वर्शिप के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसकी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं अवतार्स के बारे में, जैसा कि हम देखते हैं विष्णु के अलग अलग अवतार हैं, उन्होंने धरती पर अलग अवतार लिए हैं जब भी धरती पर संकट आया है, ऐसा माना जाता है। उनके अलग अलग अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य, कुर्मा, वराह, राम, कृष्णा, ये सारे उनके अवतार हैं। और ये जो इमेज दी गई है ये है वराह अवतार की। और शैविज्म जो है वो शिवा की वर्शिप के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसमें जो लिंग है वो सबसे मेन सिंबल है जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है शिव की डिवाइन पावर के बारे में। ये यहाँ पे शिवलिंग की इमेज लगाई हुई है। अब पुरानास क्या है? पुरानास में हमें पता चलता है स्टोरीज ऑफ गॉड के बारे में, लेजेंड्स के बारे में, मिथ्स के बारे में, रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में। और ये कंपाइल करी है ब्राह्मण्स ने मिडिल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BCE। ये बाद में जाकर जब बुद्धिज़्म और जब जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और इसी के साथ में ही हमारे डिफरेंट सेक्ट्स जैसे कि शैविज्म और विष्णुइज़्म ये ज़्यादा ग्रो होने लगे, तो इन्होंने ब्राह्मण्स ने पुरानास कंपोज करी कि अब तो धीरे धीरे हमारा वैदिक रिलीजन जो है इसका डिक्लाइन होने लगा है। तो इन्होंने इसको कहीं ना कहीं वैल्यू दोबारा देने के लिए पुरानास कंपोज करे और बताया रिलीजन के बारे में, कैसे डिफरेंट अवतार्स के बारे में बात होनी शुरू हुई और शिव के बारे में बात होनी शुरू हुई। ऐसे पुराण, डिफरेंट पुराण है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, इसमें हमें सारा बताया गया है इनकी लाइफ के बारे में, और रिलीजियस टीचिंग्स इसमें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। अब टेम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट बनने लगे, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं रिलीजन की तरफ। अब जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनेज ही मिल रही है रिलीजन को, क्योंकि किंग्स को क्या चाहिए? लेजिटिमेसी। उनको कहीं ना कहीं अपना दिखाना है कि हमें आप पे रूल करने के लिए हमें लेजिटिमेसी मिली गई है, मतलब हमारा अधिकार है आप पे रूल करना, क्योंकि हमें भगवान ने बोला है। तो और ये लेजिटिमेसी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्पल, रिलीजन से उन्हें लेजिटिमेसी मिल रही है कि हाँ ये ऐसा रूल हम पे कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने इन्हें बोला है हम पे रूल करने के लिए। गर्भगृह होता है जहाँ पे
इमेज या फिर मूर्ति होती है डीटी की। ये एक सेक्रेड चैम्बर होता है, मतलब एक रूम टाइप होता है टेम्पल का, जहाँ पे हमारी मूर्ति रखी गई है। और ये सबसे ज़्यादा सेक्रेड होता है क्योंकि मेन पूजा यहीं पे होती है। क्योंकि टेम्पल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन जो मूर्ति रखी गई है वो एक रूम में रखी जाती है और उसको बोलते हैं गर्भगृह, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो है शिखर, शिखर होता है टावर अबव द श्राइन। जो श्राइन है जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं उसके पीछे टावर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो हमें दूर से दिख सकता है, ताकि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये है शिखर। विमान भी इसको बोलते थे, नॉर्थ इंडिया में अलग और साउथ इंडिया में अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं। और ये शिखर है ताकि ये दूर से ही दिखे। ये एंट्रेंस स्पेस है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई गई है। हमारे चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे गर्भगृह के बारे में बताया गया है, फिर कलश के बारे में, ये ऊपर कलश स्थापित करते हैं विमान के ऊपर। महामंडप है जिसको बोलते हैं असेंबली हॉल, जहाँ पे सब लोग मिलके बैठते हैं और भजन होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर में होती हैं। फिर बाद में जाके टेम्पल जो है लार्ज बनने लगे और उसमें असेंबली हॉल, वाटर टैंक्स, गेटवे, स्कल्पचर्स, ये सब चीज़ें भी ऐड की जाने लगी, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से पत्थरों को काट कर, बड़े बड़े पहाड़ियों को, माउंटेन्स को काट कर किस तरीके से मंदिर बनाए गए या रिलीजियस साइट्स बनाए गए। तो हम देखते हैं बराबर केव्स के बारे में, जो कि अशोका के टाइम पे बनाई गई थी आजीवक्स के लिए। आजीवक्स, जैसा कि हमने पहले देखा था, एक फ़िलॉसफी थी जो बिलीव करते थे कि सब कुछ जो है पहले से ही निर्धारित है, ह्यूमंस कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये केव्स हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आके आजीवक्स जो है वो मेडिटेट करते हो, यहाँ पे आके अपनी टीचिंग्स देते हो, या यहाँ पे ये उनकी रेसिडेंस हो, कुछ भी हो सकता है। सारे स्पेकुलेशंस हैं। अब हम देखते हैं कैलाश टेम्पल के बारे में। ये जो टेम्पल है ये शिव के लिए डिवोटेड है, इसलिए इसको कैलाश टेम्पल बोलते हैं। और ये पूरा टेम्पल जो है सिंगल रॉक को कट करके बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल काम होगा और कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा होगा, क्योंकि ये पूरा एक पहाड़ी थी, पूरा एक रॉक था और उसको कट करके इतना इलेबोरेट टेम्पल को बनाना वो सीरियसली अ मार्वेलस जॉब। और इस टेम्पल को बनाना नीचे से स्टार्ट नहीं करा गया, क्योंकि एक पूरा रॉक था, एक सिंगल रॉक था, तो ऊपर से उसको पत्थरों से तोड़ तोड़ के इसको ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। तो इससे ये और भी ज़्यादा इलेबोरेट हो जाता है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। और ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इंडियन आर्किटेक्चर के लिए। और इवन ये वर्ल्ड का भी सिंगल रॉक से कट होके बनाया जाने वाला एक आर्किटेक्चर है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही मार्वेलस अचीवमेंट है। और इसको बनवाया था, इसको कमीशन करा गया था 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवन के द्वारा। So with this we have completed our chapter 4 as well. If you have any doubt or any suggestion, please comment down, and I will be covering the chapter 5 as well shortly. So follow me for more such videos. And if you like my teaching method, please like my video and subscribe to my channel. Thank you.